So good morning all of you. Let's start our class. Today's date is 29 Jan और आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा मकसद होगा कि YD से एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। तो पहले रिकॉल कर लिया जाए एक बार क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इट्स 29 Jan, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने YDAC एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। बच्चों अगर आपको ध्यान से याद हो तो ये पूरा का पूरा सेटअप और वर्किंग एक साथ मैंने बना दिया। यहाँ पे आपको दिखा होगा कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट था, सोर्स ऑफ लाइट था। इसके बाद हमने एक कन्वर्जिंग लेंस यूज किया, कन्वर्जिंग लेंस यूज किया हमने, कन्वर्जिंग लेंस यूज किया। उसको एक सिंगल स्लिट से पास कराया, फिर उसको एक डबल स्लिट से पास कराया ताकि एक ही सोर्स से दो सोर्स बन जाए और वो एक तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज बने। कोहेरेंट क्यों होगा? बिकॉज एक ही सोर्स से निकला है, कोहेरेंट बीम से निकला और दोनों सोर्स जो होगा वो लाइट हर डायरेक्शन में एमिट करेगा। तो अब एमिट करेगा तो इससे एक बात तय हो गई कि वो हर एक पॉइंट पे, अगर मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट लिया P, X और Q, तो तीनों पॉइंट पे दोनों सोर्सेस से लाइट आएगा। तो हर पॉइंट पे जो लाइट पहुंचेगा वो अलग अलग पाथ के डिफरेंस के साथ पहुंचेगा और वो सुपर इंपोज होगा। सुपर इंपोज होकर के एक लाइट का इंटेंसिटी हमें प्रोड्यूस करेगा। वहां पे कहीं मैक्सिमा होगा, कहीं मिनिमा होगा, कहीं जनरल होगा। क्लियर है? अब इसी के साथ हम कह सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। उसी पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। याद करो बच्चों, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। याद करो मैंने बताया था कि मान लीजिए एक P पॉइंट हमने लिया Y हाइट पे और मैंने दो S1 और S2 दो सोर्सेज ले लिए। क्लियर है? मैंने बताया था कि अगर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर जानना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और यही वाला लेंथ को हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्लियर? तो पाथ डिफरेंस का बहुत क्लियर था कि डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस होता था वो कितना होता था, डी साइन थीटा। अगर ठीक से याद हो तो ये पाथ डिफरेंस क्या होता था, डी साइन थीटा। या अगर मैं लिखूं इसको तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल वाज आल्सो इक्वल्स टू डी tan थीटा and it was also equal to, almost equal to क्या है, कैपिटल डी, almost equal to कैपिटल डी है। तो हमने लिखा था कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आ रहा है, इट इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी। बच्चों ये याद रखिएगा, ये कंसिडरेशन पर है कि थीटा बहुत स्मॉल है। ये इसी कंसिडरेशन पे है कि हमारा जो एंगल है वो वेरी वेरी स्मॉल है। तो हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल लिए। अब बात आई कि आखिर कहां मैक्सिमा मिलेगा और कहां मिनिमा मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्लियर कट कहा कि जहां भी पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा होगा वहां मैक्सिमा मिलेगा। और जहां भी पाथ डिफरेंस होगा वो 2n-1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, वहां पे हमको मिनिमा मिलेगा। बेसिक वेव की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस जहां भी लैम्डा का मल्टीपल होगा वहां पे हमको n लैम्डा होगा, वहां पे हम कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमम मिलेगा। और जहां ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा वहां मिनिमम मिलेगा। हमने पढ़ लिया था। अब इससे क्या निकल के आया, तो डेल्टा एक्स कितना आया हमारा, स्मॉल डी कैपिटल वाई बाई कैपिटल डी इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहीं से अपना आया y इक्वल्स टू n d लैम्डा बाई d। और यहीं से हमारा पे आया y इक्वल्स टू 2n-1 d लैम्डा बाई 2d। मैक्सिमा और मिनिमा के पोजीशंस आ गए हमारे पास। अब अगर मैं देखूं कि कहां कहां मैक्सिमा मिल रहा है, तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, बीच वाले को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा। याद कर लो एक बार जल्दी से, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको कहेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, इसको कहेंगे सेकंड मैक्सिमा, ठीक है, एंड सो ऑन। सेम चीज यहां पे फर्स्ट और फिर यहां पे सेकंड। अब मैं बात करूं, अगर मिनिमा की बात करूं तो ये क्या लिखेंगे, फर्स्ट मिनिमा, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड मिनिमा। गौर से देखिए, अब यहीं से अपना एक टर्म आता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होता है दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ जो होता है वो गौर से देखिए, तो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू होता है कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच की भी दूरी भी क्या होती है, फ्रिंज विड्थ के इक्वल ही होता है। कितना होता है, डी लैम्डा बाई डी।
अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं बच्चों, हर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा, हर दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा। क्लियर? अब थोड़ा जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट को निकल कर आता हूं। देख लो एक बार ध्यान से, इस पूरे फिगर को देख लो एक बार। फिगर को आप देख लो, मैंने सारे मैक्सिमा और मिनिमा को ड्रॉ किया है। क्लियर? अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं तो ये y इक्वल्स टू कितना है, 0 है। मैं एकदम बड़े सिंपल शब्दों में सारे चीजों को लिख दे रहा हूं एक बार। फर्स्ट मैक्सिमा कितना है, y इक्वल्स टू कितना है, कैपिटल D लैम्डा बाई डी। और सेम चीज नीचे भी हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा सिमेट्रिक होता है। फिर y इक्वल्स टू कितना हो गया, 2D लैम्डा बाई डी। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2D लैम्डा बाई डी। सेम काम है ना, इधर दूसरे तरफ जाके करता हूं। तो फर्स्ट मिनिमा कितना हो गया, तो हाफ D लैम्डा बाई डी। y इक्वल्स टू, ऊपर भी क्या हो जाएगा, हाफ D लैम्डा बाई डी। अगला कितना हो जाएगा, नीचे में माइनस नहीं होगा अनुष्का, अनुष्का माइनस नहीं लिखते हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3/2 D लैम्डा बाई डी। यहां पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3/2 D लैम्डा बाई डी एंड गो ऑन सो। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? तो ये पूरा मैक्सिमा और मिनिमा हमने ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि सबसे खास बात क्या होती है कि दोनों जो सोर्सेज हैं दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है। मैंने बताया था कि आई मैक्स जो होता है वो कितना होता है, 4 × I0 होता है, यानी एक की इंटेंसिटी का 4 गुना। और जो मिनिमम इंटेंसिटी हमको मिलता है वो होता है 0। इसको कहते हैं ब्राइट स्पॉट, इसको कहते हैं ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट। और इसको कहते हैं डार्क स्पॉट, ठीक है, या डार्क फ्रिंज भी कहते हैं हम लोग, डार्क स्पॉट। क्लियर है? अब गौर से आपको दिख रहा है कि हर मैक्सिमा का इंटेंसिटी बिल्कुल क्या है मेरा, हर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी जो है वो मेरा मैक्सिमम है, आई मैक्स है, एंड आई मैक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 4I0। और आई मिनिमम कितना है हर मिनिमम पे, 0। क्लियर है बच्चों? आई होप सबको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले आपको बच्चों क्या दिमाग में रखना है, सिर्फ इतना चीज, सिर्फ इतना चीज कि एक फ्रिंज विड्थ होता है, कितना होता है, D लैम्डा बाई टी। मैक्सिमा का पोजीशन होता है, मैक्सिमा की अगर कोई बात करे, मैक्सिमा की कोई बात करे तो y इक्वल्स टू होता है ND लैम्डा बाई टी। और अगर मिनिमा की कोई बात करे तो होता है y इक्वल्स टू 2n-1 D लैम्डा बाई 2। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं क्योंकि मेन मकसद हमारा आज सवाल ही करना है। लेट्स गो अहेड, चलो बच्चों ट्राई। मैंने कोशिश किया कि सबको एक बार शॉर्ट रिकॉल दे दूं। अब आप क्वेश्चन करो, सारा डेटा दिया हुआ है, मैं पोल लॉन्च करूंगा इसमें। I've got 4 आंसर। शिवम देखते हैं, सही है शिवम, शायद मेजोरिटी गोइंग दैट वे। शिवम, राघवेंद्र ठीक है, हरीश ठीक है,
गिवन डेटा को लिखिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये गिवन डेटा सबसे पहले जरूरी, सबका सही है, एवरीवन इज रिप्लाइड करेक्टली टिल इट, सबके आंसर सही है। तो बच्चों अपने पास अगर ये डेटा हो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज। सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस का मतलब क्या ये फ्रिंज विड्थ नहीं पूछ रहा है क्या? सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस का मतलब क्या हम लोग फ्रिंज विड्थ नहीं कह सकते हैं? कितना हो जाएगा? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब सब कुछ आपको जब दिया ही हुआ है तो फिर कहां दिमाग लगाना है? तो कितना हो गया? 10 to the power -4 मीटर, यानी 10 to the power -3 मीटर। क्या ये वैल्यू आपका 1 मिलीमीटर आ रहा है क्या? अभी तक 11 लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया है और 9 लोगों ने गलत रिस्पॉन्ड किया है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नहीं तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मैं पोल को दोबारा लॉन्च कर रहा हूं। ये टॉपिक समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होंगे इसमें कोई खास, और neither complicated। बिल्कुल सही है, सबका सही है। राघवेंद्र, आनंद, निधि बिल्कुल सही है। इजी क्वेश्चन, जस्ट गो विद द फॉर्मूला। 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, 5 का आंसर सही है। वेरी गुड, 7 6। आकाश बिल्कुल सही है, शिवम बिल्कुल सही है। वेरी गुड, 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है जिसमें 11 का सही आ दिया, बिल्कुल सही है। 14 आउट ऑफ 15 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली, वेरी गुड। यानी एक बात तो तय हो गई कि आप ये समझ चुके हो कि जब लैम्डा वन की वैल्यू दी गई है 5000 एंगस्ट्रम 5000 एंगस्ट्रम, तो बीटा वन यानी फ्रिंज विड्थ दिया है 1 मिलीमीटर। जब लैम्डा टू दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम, तो बीटा टू में क्या होगा? और कोई चेंज करना नहीं है अपने को, सबको पता है बीटा वन बाई बीटा टू मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होपफुली सबको ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सही आदर्श। बीटा वन इज वन, बीटा टू शुड बी अननोन, lambda 1 should be 5000,
और लैम्डा 2 शुड बी 6000। यानी अगर मैं भी देखूं बीटा 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1.2 मिलीमीटर। होपफुली हमारे पास अभी तक 18 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आउट ऑफ विच 16 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली, यानी ऑलमोस्ट सबके समझ में भी आ रहा है कि क्यों आया आंसर। क्लियर है बच्चों? कैन वी गो अहेड? बेसिक सवाल था ये, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जिसको समझ में आ चुका है वो अगला क्वेश्चन करें, ट्राई टू डू नेक्स्ट वन। तब तक बाकी लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। लेट्स सी कितने लोगों से बनता है। अगेन अ सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन और कुछ नहीं। दोबारा पोल लॉन्च कर रहा हूं, ट्राई दिस। I've got two response till it. देखते राघवेंद्र, आपने डी कहा है। Let's see. I've got one answer as C. आनंद निधि देखते हैं। It demands nothing but calculation. कुछ डिमांड नहीं करता है कैलकुलेशन के सिवाय। और अभी तक हम सिर्फ बेसिक YDSE पे ही बात कर रहे हैं, अभी तो इसमें चीजें और ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। That's excellent. अभी तक 11 रिप्लाईज आए हैं, आउट ऑफ विच 9 आर करेक्ट। एक्सेलेंट, वेरी गुड। दो केसेस अपने को लेने की जरूरत है। पहले केस में आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। स्लिट एंड डी, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस पहले आप मान लो d मान लो, ठीक है। एंड टू स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस आप स्मॉल d मान लो। लैम्डा 1 मान लो आप कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब आपका बोल रहा है कि डिस्टेंस इज डबल, 2d हो गया, ये d/2 हो गया, और लैम्डा 2 का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। मेरे हिसाब से जो वेवलेंथ चेंज है ना, वेवलेंथ माइनस पे होगा, पावर माइनस में दिया हुआ है, ये हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका पूरा का पूरा टर्म है। अब ऑब्वियस बात है कि हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियस बात है कि β1/β2 लिखेंगे, β1 by β2 which is unknown। β1 कितना होगा, d लैम्डा 1 by स्मॉल d, और ये कितना होगा 2d लैम्डा 2 by d/2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना
lambda 1 by 4 lambda 2. अब बीटा 1 by बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 गया। तो एक बात तो तय है कि बीटा 1 बाई बीटा 2 इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाई 16। अब मुझे कोई बोलेगा कि बीटा 2 कितना होगा तो मैं बोलूंगा कितना 1.6 बाई 6.4 16 इट्स 16 बाई 6.4 इंटू बीटा 1 कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। मैं 6.4 को उधर लेके जाना चाहूंगा 16 से 10 16 इंटू 4 यानी ऑलमोस्ट आ रहा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आकाश ठीक है, आदर्श ठीक है, ये कैलकुलेशन का ब्लंडर है यहाँ पे। वैष्णवी आपका भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट नहीं है क्या? काफी लोगों ने गलत भी किया कैलकुलेशन में, काफी लोगों ने सी किया है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एरर हुआ होगा। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि बेसिक फॉर्मूला है डी लैम्डा बाई टी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं। नहीं अनुष्का वो गलत है, अनुष्का क्वेश्चन में नहीं हो सकता ना, देखो कभी भी हो नहीं सकता था ये पॉसिबिलिटी, तो मैंने इसलिए कह रहा हूँ ये -7 है दोनों, और लाइट का वेवलेंथ जनरली माइनस में ही होगा, प्लस में नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बच्चों ये सबको क्लियर है? अगर ये बच्चों क्लियर है तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो आता है YDAC इन अ मीडियम। एक मीडियम के अंदर अगर पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिप कर देंगे तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग कि इफ YDAC setup is dipped in a medium of refractive index mu, then जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है वेवलेंथ पे। कोई भी लाइट जो हमारे पास आ रहा है उसका जो अब मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल वेवलेंथ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब बहुत तय है कि जो मेरा फ्रिंज विड्थ है, मेरा फ्रिंज में, ठीक है, मेरा फ्रिंज विड्थ जो है उसका फॉर्मूला पहले कितना था, डी लैम्डा बाई डी इन एयर। इन क्या है, इन एयर। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इन मीडियम की बात करें हम लोग, तो मीडियम में कितना हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीडियम कितना हो जाएगा, डी इंटू लैम्डा बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, म्यू। तो क्या बच्चों हम कह सकते हैं क्या कि BM यानी फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ बाई म्यू। यानी इस बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी भी मीडियम में अगर डिप करोगे आप, किसी मीडियम में अगर आप सेटअप को डिप करोगे तो चेंज सिर्फ उसके वेवलेंथ में होगा। वेवलेंथ घट जाएगा तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब तय है कि फ्रिंज विड्थ would decrease, fringe width would decrease as wavelength decreases। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज करता है इसी वजह से फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? कि पूरे सेटअप को अगर मीडियम में डालेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बाई म्यू हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ भी कितना हो जाएगा, बाई म्यू हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या क्या सबको क्लियर है क्या? एक वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप किसी मीडियम में डालोगे तो क्या चेंज आएगा, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो याद रखिएगा कि फर्क सिर्फ इतना आएगा कि फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम और जल्दी जल्दी आपको मिलेगा। क्या ये क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो मैं क्वेश्चन दूंगा। बच्चों सबसे पहले जल्दी से इसको लिख लो आप लोग। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको, तो आप पहले लिख लो इसको, फिर जाओ फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखते हैं सौरभ, तुमने आंसर दे दिया है तो होपफुली गिव अस सम टाइम। ठीक है अंजन, आपका आंसर आ गया है, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। जस्ट लेट, पहले लिख लो नोट्स को, नोट्स वाला पॉइंट पहले लिख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी कर लेंगे। बच्चों 12 people have replied and all are correct. Let's see. Seventeen people have replied and till yet every reply is correct. Excellent बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबके आंसर सेम है, चैट नहीं देख रहा हूं बिकॉज सबका एक ही आंसर है। वेरी गुड, यानी आप समझ चुके हो। फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या है, इज फाउंड टू बी व्हाट, 0.4 मिलीमीटर। इफ होल apparatus immersed, इतना। अच्छा ये तो सिंपल सवाल हो गया, ये तो फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इक्वल्स टू सीधा सीधा फ्रिंज विड्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी 0.4 बाई 4/3 हो गया। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, तो 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा। आई थिंक दिस इज डन एंड डस्टेड। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया सबको? एवरीवन इज करेक्ट, नथिंग टू डिस्कस हियर। कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं यहाँ पे, सीधा सीधा फ्रिंज विड्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना था। करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट, करेक्ट ऑप्शन वुड बी वी हैव 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, चलो बच्चों ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, यहीं से पता चलेगा कि पूरा हम टॉपिक कितना जानते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, मैं आपको चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग, माइक्रोन का मतलब अंजन होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो बच्चों एक मैं काम करना चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे, मेरे पास 3 3 6 7 ऑप्शन है। ठीक है, 7 ऑप्शन है। क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप सातों का एक्सप्लेनेशन अगले 5 मिनट में खुद से लिखने की कोशिश करो। 5 से 7 मिनट का मैं टाइम दूंगा, 7 मिनट अगला आपको टाइम दूंगा 7 क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए। इसके बाद मैं एक एक करके सातों डिस्कस करूंगा, और यही क्वेश्चन आपके पूरे बोर्ड्स के और पूरे जेई मेंस के भी 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन को क्लियर कर देगा, सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो जस्ट आप लोग एक काम करें, आप लोग अपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से उसको लिखें। लिखना है उसको, मैं फिर डिस्कशन करूंगा, मैं मौका दूंगा आपको बोलने के लिए आपको। ठीक है, आई वुड आस्क एज वेल कि आप क्या लिखे हो। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, क्या आपको समझ में आ रहा है? गलत हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, गलत तो हो ही सकता है।
Try this. बच्चों, गिविंग यू 2 more minutes. 2 मिनट और देंगे बच्चों, उसके बाद विल स्टार्ट विद डिस्कशंस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो, आई होप बच्चों, वी कैन स्टार्ट विद इट. हम शुरू कर सकते हैं. लेट्स डू. पहला बच्चों, पहले का आंसर कौन बताएगा? हु वांट टू एक्सप्लेन? हु वांट टू एक्सप्लेन? हु वांट टू एक्सप्लेन फर्स्ट वाला पार्ट? जस्ट रेज योर हैंड. वी हैव फ्यू पीपल. कुछ लोग हैं हमारे पास. आनंद, निधि, राघवेंद्र, शिवम, आनंद, निधि. 4 people. चलो कल्याणी बताओ. डिस्टेंस मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का चेंज हो जाएगा. पहले मुझे बताओ हो क्या रहा है इसमें. स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स. इससे फर्क क्या पड़ेगा? मतलब जो ब्राइट और स्पॉट और लाइट स्पॉट है ना, डार्क स्पॉट, तो मतलब जो पैचेस बन रहे थे वो बड़े बड़े होने लगेंगे और फ्रिंज विड्थ पर चेंज हो वो आप जाएगा. उस कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंचे? जो हम वन शॉट देखे थे आपकी क्लास के पहले. क्या देखे थे? मतलब वन शॉट देखे थे, तो उसमें ये दिखाया था कि अगर डिस्टेंस चेंज पर करते ये हैं तो. क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पढ़ो तो क्वेश्चन को. क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है? द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स. कुछ समझ में नहीं आ रहा है इससे. आपको इसके लिए देखने की क्या जरूरत है? कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. थिंक हो क्या रहा है.
क्या इस क्वेश्चन में कैपिटल डी इंक्रीज नहीं कर रहा है क्या? हाँ। अगर कैपिटल डी इंक्रीज कर रहा है तो क्या आप नहीं कह सकते हो क्या कि फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज करेगा? क्या ये स्ट्रेट लॉजिक नहीं है क्या? इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था कल्याणी, इसमें सिर्फ इतना दिमाग लगाना था कि क्या हो रहा है चेंज। आई होप, क्या सब लोग अग्री करते हैं क्या इसे? डू ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस? और कोई डिसएग्री करता है जस्ट कीप हैंड रेज रखो, आई विल गिव यू चांस। कोई अदर एक्सप्लेनेशन देना चाहता है देन प्लीज गो अहेड। कोई नया एक्सप्लेनेशन देना चाहता है प्लीज गो अहेड। बिल्कुल सही बात है, काफी सबने सही रिस्पॉन्स किया चैट पे। कोई किसी के पास कुछ नया तुक है तो बता सकते हो, अदरवाइज रविशंकर कुछ बताना चाहते हो नया? बोलो रविशंकर। हैंड रेज रह गया इसका, रविशंकर का बोलेगा। बी का बताएंगे क्या बी कम होगा? हाँ, बी घट जाएगा। बी नहीं, बी क्या है पहले? बी बी मतलब बी का आंसर बोल रहे थे। बी, अच्छा बी पे आते हैं रविशंकर को, तुमको मौका दूंगा बी में भी, ठीक है? हैंड रेज रखना तुम। चलो बच्चों सब लोग बी पे ध्यान देते हैं। पहला वाले का आंसर आ चुका है, पहले वाले का आंसर बी बताओ। चलो मैं रविशंकर बी पे तुमको मौका देता हूं। चलो रविशंकर आ जाओ, तुम्ही को मौका देता हूं, तुमने हैंड रेज किया हुआ है तो चलो बी पे बताओ क्या होगा रविशंकर? सर घट जाएगा सर, बी लैम्डा घट जाएगा तो बढ़िया। तुमने क्या बोला? तुम्हारा पॉइंट मैं लिख देता हूं, तुम मुझे बताना सही लिख रहा हूं। तुमने बोला कि लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, सही है? यस सर। लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, तो लैम्डा जैसे डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सही है, बोलो क्लियर है? हाँ हाँ। बढ़िया। क्या सब लोग एग्री करते हैं इससे? क्या सब लोग इससे एग्री करते हैं? डन। चलो रविशंकर तुम जीत गए चुनाव इस बार। हम थर्ड के लिए, सी के लिए बताओ कौन हैंड रेस करेगा, समझाएगा? आकाश, आकाश को मौका मिलेगा, पहले हैंड रेस आकाश ने किया है। ठीक है आकाश, चलो गो अहेड आकाश, बोलो। स्मॉल डी घट रहा है तो स्मॉल डी घट जाएगा। घट रहा है स्मॉल डी? पक्का देख लो एक बार, फिर से पढ़ लो एक बार। इंक्रीज हो रहा है सर, बढ़ रहा है। स्मॉल इंक्रीज कर रहा है, तब क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। वेरी गुड। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? डन आकाश, हो गया। चलो बढ़िया। अब चौथा बताओ कौन बताएगा? चौथा, फोर्थ कौन बताएगा? फोर्थ, एबीसी तो इजी था, डी लैम्डा बाई डी तीनों आ गया। चौथा बताओ। निधि और आनंद, दो ही लोग हाथ किए। आनंद को मौका दिया जाए, निधि अगला मौका आपको मिलेगा। चलो आनंद बोलो। सर फ्रिंज विड्थ होता है वो क्वांटिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, तो रिमेन सेम हो जाएगा। यानी आप पहला पॉइंट तो ये कहना चाहते हो कि आपका ये फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा, सही बात क्या? यस सर। फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। फ्रिंज विड्थ में फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ, जब तुमने जो पहला लाइन बोला आनंद, उसको और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आपने जो पहला लाइन बोला उसको और कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या फर्क पड़ना चाहिए? ये पॉइंट वो मतलब क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। बोलो। नंबर ऑफ लाइट इंक्रीज करना चाहिए, क्लोज ले जाएगा तो। नंबर ऑफ लाइट को थोड़ा एक शब्द के साथ यूज नहीं कर सकते हो? कुछ कुछ टेक्निकल शब्द है। वेवफ्रंट इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी? यस सर। यानी इतना तो तय है कि सोर्स पास आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। यस आनंद, डू यू एग्री? यस सर। मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी जब आपका बढ़ेगा तो ब्राइट स्पॉट और ब्राइट हो जाएगा। यस सर। डार्क में कोई फर्क पड़ेगा क्या? डार्क तो डार्क ही है ना, वो जीरो का जीरो ही रहना है। लेकिन जो ब्राइट स्पॉट होगा वो ब्राइटर हो जाएगा। कह सकते हैं क्या? तो मैं क्या कह सकता हूं इस केस में कि इंटेंसिटी of bright fringe increases निधि कुछ इसमें ऐड करना चाहते थे क्या आप? निधि, एनीथिंग टू ऐड?
चलिए बढ़िया, ठीक है बच्चों। मैं चैट शायद नहीं देख पा रहा हूं, तो आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक से चैट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूं पिछले थोड़ी देर उससे। ई में क्या होगा बच्चों? मुझे ई का आंसर चाहिए, कौन समझाएगा? ई बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ई, निधि बताइए, निधि क्या होगा? ये मैंने क्लास में से बताया वैसे, बोले निधि। सर इसमें भी बी सेम रहेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज। पहला पॉइंट सेम रहेगा, बिल्कुल सही है। फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आगे बढ़िए, बोलिए। इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल, होल का साइज बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही बात है क्या? इंटेंसिटी, चलिए म्यूट कर देता हूं निधि मैं आपको। इंटेंसिटी इंक्रीजेस। चलिए अब आते हैं एफ पे आते हैं। एफ कौन समझाएगा? एफ कौन समझाएगा? चलो जल्दी बताओ। एफ, एफ कौन समझाएगा? खाली एक बंदा। एफ, स्लिट विड्थ को फिर बढ़ा रहे हैं, अब क्या फर्क पड़ना चाहिए? एनीवन? नहीं, पिछले वाले में भी जो स्लिट विड्थ बढ़ाए थे तो क्या रहा था? बीटा सेम रहा था, बीटा रिमेन सेम, और इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। इंटेंसिटी increases. Is it clear to all of you? Is this clear? क्या ये बिल्कुल ई और एफ की तरह ही होगा क्या? बच्चों लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट आखिरी बताता हूं, ये कौन बताएगा? आखिरी प्यार है बच्चों, जी पे। जी कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन ऑफ यू वुड एक्सप्लेन जी? कोई जो जी एक्सप्लेन करना चाहता है? कोई जी को एक्सप्लेन करना चाहता है यहां पे? चलो हो गया, ये आखिरी वाला। मोनोक्रोमेटिक को अगर व्हाइट लाइट से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? कोई नहीं? एनीवन? कोई आइडिया कुछ? देखो बच्चों यहां देखते हैं, किसी के पास आइडिया नहीं, मैं समझाता हूं, ये आगे बताऊंगा भी मैं। बच्चों व्हाइट लाइट की जब बात करते हो तो ये बेसिकली कुल मिला के ये होता क्या है? ये किसमें स्प्लिट होता है? ये स्प्लिट होता है विबजियोर में। पहला तो यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स विद डिफरेंट वेवलेंथ है। पहली बात, ये 7 रंग है, सातों डिफरेंट वेवलेंथ का रंग है। तो अगर 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं तो सातों का अपना अपना पैटर्न होगा। ऑल 7 वुड हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ देयर ओन। ठीक है, सबका कभी येलो का ब्राइट बनेगा अलग, ब्लू का ब्राइट अलग बनेगा, ग्रीन का ब्राइट अलग बनेगा। क्लियर है क्या? तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं यहां पे कि 7 separate fringe pattern will be formed on same screen. 7 separate fringe pattern would be formed. कोई दिक्कत क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? 7 सेपरेट फ्रिंज पैटर्न आपको बनेंगे। हो गया? क्लियर है बच्चों? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी इसको लिख लो, इसके बाद लिखना है कुछ तो 30 सेकंड का टाइम देता हूं, इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक बढ़ेंगे। अब बच्चों हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसको एड ऑन करने के लिए पढ़ेंगे। हमारा ये एड ऑन वाला काम अगले क्लास तक भी चलता रहेगा। अब हमको 3 क्लास और चाहिए इस चैप्टर को, 3 से 3.5 क्लास चाहिए क्लास को खत्म करने के लिए, चैप्टर खत्म करने के लिए। हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर सबसे ज्यादा सवाल वाला जो टॉपिक है वो निकल गया। थोड़ा ट्रिकी होता है शुरुआत में, जब आपको कॉन्सेप्ट समझने में मेहनत ज्यादा पड़ता है।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रिंज से ही आएगा। मतलब यही टॉपिक है इस चैप्टर का, अगर आइडेंटिटी है ना तो इसी चैप्टर टॉपिक से, और किसी टॉपिक से नहीं है। थोड़े थोड़े चीजें और ऐड होंगी अभी आनंद इसमें, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वल टू दैट इज नोन एज शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ठीक है बच्चों। बच्चों आपको अभी तक क्या लग रहा था इतने देर से ना, कि एक स्क्रीन होगा, 2D स्क्रीन होगा, ब्राइट डार्क मिलेगा, बट एक्चुअली में ऐसा थोड़े होता है। स्क्रीन 2D थोड़े होगा, स्क्रीन या सिंगल लाइन में थोड़े बनेगा, स्क्रीन तो पूरा बड़ा है, तो जो पूरा पैटर्न होगा वो पूरे स्क्रीन पे बनेगा हमारे। तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। पहला तो याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का जो शेप होता है वो हाइपरबोलिक शेप में होता है। ठीक, अगर मैं ऐसे कहूं तो ये मेरा बीच में सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां पे मेरा फर्स्ट मैक्सिमा है, ये हमारा सेकंड मैक्सिमा है, ये हमारा थर्ड मैक्सिमा है। ठीक है, सेम गोज विद ऊपर भी, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा। क्लियर है बच्चों। अब आपको लगता होगा कि ये जो हमने पूरा का पूरा ये फ्रिंज विड्थ पढ़ा वो कहां के लिए पढ़ा है हमने? वो पढ़ा है हमने इस पोजीशन के लिए। पूरा का पूरा जो पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा है वो सारा का सारा इस पोजीशन के लिए पढ़ा है, यानी बीटा डी लैम्डा बाई डी, 2D लैम्डा बाई डी, 3D लैम्डा बाई डी, वो सब चीज हमने यहां के लिए पढ़ा। बट एक्चुअली में स्क्रीन पे जब पैटर्न देखोगे तो वो ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हाइपरबोलिक शेप में होता है। क्लियर है क्या? इसको ड्रॉ कर लीजिए आप। मिनिमा, एक सवाल पूछा है आप लोगों ने कि मिनिमा कहां होगा। मैं मिनिमा बता देता हूं कहां होगा, देखते हैं। मिनिमा के लिए मैं यूज करता हूं समथिंग ब्लू कलर, देखते हैं। मैं ब्लू कलर से आपको मिनिमास ड्रॉ कर रहा हूं, डार्क स्पॉट्स। हर दो मैक्सिमा के बीच में क्या होगा? मिनिमा होगा। इज इट क्लियर? क्लियर आनंद? हर दो मैक्सिमा के बीच क्या होगा? मिनिमा होगा। ये YDS एक्सपेरिमेंट में छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमको अपने को ऐड करने हैं, किसी तरह का क्वेश्चन है बन जाए। बोर्ड्स में एनसीईआरटी में एक लाइन में लिख देगा खाली कि हाइपरबोलिक शेप होता है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है ना, पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। चल 10 सेकेंड्स ड्रॉ कर लो जल्दी से इसको। बच्चों अब देखते हैं, अभी जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं YDAC विद व्हाइट लाइट, ये बच्चों मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि जब मान लीजिए कि आपका सोर्स जो हो वो व्हाइट लाइट हो, यानी यहां से भी व्हाइट लाइट आ रहा हो, यहां से भी व्हाइट लाइट आ रहा हो, और यहां से भी व्हाइट लाइट आ रहा हो, तो व्हाइट लाइट स्प्लिट अभी तो नहीं करेगा। मान लीजिए कि मेरा व्हाइट लाइट अभी तो स्प्लिट नहीं करेगा, लेकिन जब इसका सुपरपोजिशन होगा तो सारे कलर्स अपना अपना पैटर्न बनाएंगे। क्लियर है? तो व्हाइट लाइट बेसिकली जो होता है, व्हाइट लाइट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ विबजियोर का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि सबका वेवलेंथ जो होता है वो डिफरेंट होता है। और वेवलेंथ कैसे होता है? तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। क्लियर है? तो अगर हम देखें कि व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट, अगर थ्योरेटिकल सवाल आ जाए तो लिख सकते हैं कि व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन व्हाइट लाइट is incident on YDAC
YDSE. All components of white light form their respective fringe patterns with सेम सेंट्रल मैक्सिमा. सबका सेंट्रल मैक्सिमा सेम ही होगा, वो ऑब्वियस बात है, विद सेम सेंट्रल मैक्सिमा. अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ वेवलेंथ और सॉरी फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कितना होगा, फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कितना होगा, डी लैम्डा ऑफ रेड बाय डी. और अगर मेरे से कोई पूछे कि फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, डी लैम्डा वायलेट अपॉन स्मॉल डी. क्लियर है क्या? अगर मेरे से कोई पूछे कि ये मेरा मान लेते हैं रेड का है, मान लेते हैं ये रेड का फ्रिंज विड्थ है, ये रेड का फ्रिंज विड्थ है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, और ये मेरे वायलेट का फ्रिंज विड्थ है क्योंकि इसका क्या है, कम है. इतना तो तय है मेरा यहाँ पे कि फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड जो होगा विल ऑब्वियसली ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट. कोई दिक्कत है क्या इसमें? भाई जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा, कौन सा बड़ी बात है इसमें? क्लियर है बच्चों क्या? इज इट क्लियर? जल्दी लिख लो इसको, फिर एक लाइन और कहानी बनाऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा, करवाऊंगा. छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड होते होते क्वेश्चन बनते हैं इसमें, हम बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ लेते हैं. बेसिक पढ़ चुके हैं तो हमें ये सब चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, व्हाइट लाइट का मतलब 7 कलर्स. हो गया बच्चों? अगर कभी आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है, जो कि कब आता है बट आ सकता है, ठीक है? वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग. वो पूछ सकता है कि फ्रिंज विड्थ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. मे बी व्हाइट लाइट हो सकता है. क्या सवाल हो सकता है कि बोलेगा बताओ कि हर कलर का मैक्सिमा कहां कितने कितने दूरी पे कोइंसाइड करेगा. अगर मैं बोलूं कि व्हाइट का भी अपना अपना फ्रिंज विड्थ है, रेड का भी अपना अपना, ग्रीन का भी अपना अपना, तो आखिर ये सबका मैक्सिमा कहां कितने कितने दूरी पे कोइंसाइड करेगा. तो इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, एलसीएम ऑफ ऑल द फ्रिंज विड्थ्स, बीटा 1, बीटा 2, बीटा n. इज इट क्लियर? सारे फ्रिंज विड्थ्स का एलसीएम ले लो, वही क्या होगा, कॉमन पोजीशन होगा सारे कलर के मैक्सिमा का. क्लियर है क्या? मतलब रेड का ऐसा समझो कि रेड का 2, 4, 6, 8, 10 पे हो रहा है, ब्लू का 1, 2, 3, 4, 5 पे हो रहा है, तो 2 पे क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा है. तो हमको ऐसे पॉइंट अगर पूछ दे कि जहां पे सारे मैक्सिमा मिले, उसका तरीका सिर्फ क्या है, एलसीएम है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? तो ये एक तो सब कलर का अपना अपना फ्रिंज विड्थ पूछा जा सकता है आपसे. दूसरा पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स का कॉमन फ्रिंज विड्थ कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे. तो गेट रेडी फॉर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. 2 तरह के सवालों के लिए तैयार होना पड़ेगा. लिख लो जल्दी से, देन विल गो अहेड विद क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे. लिख लेना तो एटलीस्ट से यस रिटन, देन वी कैन गो अहेड.
लिख लिया अगर? तो लास्ट 1 मिनट लिख लो जल्दी से। हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है कि हम एक दो इस टॉपिक को पूरा कर ले। हमारे पास 2 क्वेश्चन है करने को इसके इस पे। अनुष्का ने कहा सर एक बार फिगर। अनुष्का मैंने कुछ नहीं कहा, एक नॉर्मल YDC एक्सपेरिमेंट है, ठीक है अनुष्का। मैंने बोला अब कलर तो एक ही आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आ रहा है, सिंगल कलर नहीं है। तो जब सारे कलर जब इंसिडेंट होंगे तो क्या होगा, सब कलर जाके सब जगह मिलेगा, ठीक, सब कलर का 2-2 पार्ट सब जगह मिलेगा। अब जो रेड वाला है वो रेड, देखो इंटरफेरेंस तो सेम वेवलेंथ में होना है, इंटरफेरेंस रेड और ब्लू का नहीं होना है, होना है तो रेड रेड का होना है, ब्लू ब्लू का होना है, ग्रीन ग्रीन का होना है, ये तय बात है। तो मान लीजिए कि रेड रेड वाले जो होंगे वो मान लीजिए कि जाके कहीं पे मिलेंगे, ठीक है। अब वो मिलेंगे तो जाकर के उनका भी एक अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा, ब्लू वाले का अपना होगा, ग्रीन वाले का अपना होगा, ठीक, ठीक है। तो सब हर कलर का अपना अपना ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेगा अपने अपने पोजीशन पे, ठीक है। क्लियर है क्या अनुष्का? अच्छा ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 सवाल हम करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ब्लू एंड ग्रीन कलर का वेवलेंथ है, थिंक ऑफ इट, कैन बी मोर देन 1 करेक्ट, थिंक लाइक दैट एज वेल। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। एक सिंपल इंडिविजुअल वेवलेंथ के कंसिडरेशन में क्वेश्चन दिया हूं, आप समझ लो, एग्जाम में फंसोगे नहीं इस तरह के क्वेश्चन पे। जरूरी नहीं है कि आपको व्हाइट लाइट ही दे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स भी दे सकता है। अभी तक 8 का रिस्पॉन्स आया है, 6 का रिस्पॉन्स सही है। राघवेंद्र, वैष्णवी, निधि सही है। टेन आउट ऑफ 13 पीपल, 11 आउट ऑफ 14 गुड, 13 आउट ऑफ 16 लोगों ने सही बताया है। भाई जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा, एकदम सिंपल हिसाब है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा, तो उसका फोर्थ मैक्सिमा भी ज्यादा दूर होगा। तो कुछ नहीं, पर एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये तो होगा ही। क्लियर है? अब लेकिन कोई पूछे मेरे से कि एक्स बी बाई एक्स जी यानी ब्लू बाई ग्रीन होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा ऑफ ब्लू बाई लैम्डा ऑफ ग्रीन। लैम्डा ऑफ ब्लू कितना है, 4360 बाई 5460। क्या ये ऑप्शन होगा क्या? बोलो, क्या डी होगा क्या? क्या सी के साथ डी भी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? रीजन क्लियर है? रीजन क्लियर है कि उल्टा रेशियो आ रहा है। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या? रेशियो ऑपोजिट आ रहा है तो नहीं होगा। क्लियर है? वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, देन विल मूव अहेड।
वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इजी क्वेश्चन है, अभी अभी बताया है इसको कैसे करना है, आई होप सब लोग बना लोगे। सारे डेटा आपके पास दिए मैं। जल्दी। टू आंसर 18,000 तो नहीं होगा, ये राघवेंद्र का ठीक है, 1.8 मिलीमीटर आ रहा है। सिद्धांत ने एंगस्ट्रम में कहा है 18,000 एंगस्ट्रम, सौरभ ने 2.4 मिलीमीटर कहा है। नॉट श्योर सौरभ, देखते हैं, लेट्स सी चेक करते हैं। पहला तो बच्चों मैं आपके जगह रहूंगा तो दोनों का अपना अपना फ्रिंज विड्थ निकालूंगा, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे उसके लिए चाहिए बीटा वन चाहिए। दोनों का अपना अपना फ्रिंज विड्थ निकाले बिना कुछ नहीं होगा। डी लैम्डा 1 बाई डी होगा, डी है 1, लैम्डा 1 है 6,000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 है, बाई स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी मेरे पास है 1 मिलीमीटर 10⁻³ तो ये आ रहा है 6,000 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको और सॉल्व कर लूं तो ये आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो अगर ये लिख सकता हूं 60 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी 60 मिलीमीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉरी, उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक, उल्टा मैंने किया। ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 0.6 mm। भाई बीटा 1 आ गया, अब बीटा 2 देखते हैं। डी लैम्डा 2 बाई स्मॉल डी 1 इंटू 45,100 इंटू 10⁻⁻10 बाई 10⁻⁻3 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 0.45 मिलीमीटर, और ऊपर वाला है 0.6 मिलीमीटर। तो मेरे पास कुल मिलाकर के मेरे पास ये बीटा 1 बीटा 2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है दोनों का एलसीएम। मैंने बोला था दोनों कब कोइंसाइड करेगा, दोनों कोइंसाइड करेगा तो उसके लिए आपको क्या निकालना चाहिए, आपको एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 0.6 मिलीमीटर का और 0.45 मिलीमीटर। बच्चों 60 और 65 का एलसीएम तो निकाल ही सकते हो, 45 का ना, तो ये कितना आ रहा है, 180 आ रहा है क्या दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 1.80 मिलीमीटर आएगा क्या? बोलो बच्चों, क्या एलसीएम इन दोनों का 1.80 मिलीमीटर नहीं आएगा क्या? 0.6 का 3 टाइम्स और 0.4 का 545 का 4 टाइम्स। बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर?
अब यहाँ पे मैं अगर आपकी जगह होता तो 0.60 और 0.45 का एलसीएम निकालता, 60 और 45 का एलसीएम निकालता, ये लगभग 180 आएगा। That is equal to 1.8। अनुष्का आपने गलत शायद लिख दिया है, दिव्यांशु आपका भी गलत आया है, 1.5 आपने लिखा है, एलसीएम निकालने में गलती हुई है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि ये जब कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आएंगे तो कुछ खास ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो ही सवाल आ सकते हैं, इंडिविजुअली उनका पूछने को बोलेगा जो पिछला क्वेश्चन किया हमने, और एक कहेगा कॉम्बिनेशन का कब मैक्सिमम मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम कब मिलेगा? एलसीएम पे मिलेगा। इज इट क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और आज के लिए इतना ही अपने पास। अगले दिन हम और थोड़ा फ्रिंज इसमें ऐड करेंगे, कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को ऐड करेंगे इसमें, और भी चीजों को ऐड करेंगे हम लोग इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कुछ स्लिट्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, रास्ते में कुछ ग्लास स्लैब लगा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। कुछ हायर टॉपिक्स भी हैं अपने पास, और होपफुली अगले दिन हम लोग डिफ्रैक्शन भी शुरू करेंगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन भी हम लोग शुरू करेंगे, तो ये हमारा अगले दिन का काम होगा। मंडे को शुरू करेंगे, 3 क्लास लगेगा अपने को चैप्टर खत्म होने में हार्डली, ठीक है। ऑलमोस्ट इंटरफेरेंस का बेसिक और थोड़े मोड़े कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। दैट्स इट बच्चों, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे। राघवेंद्र, हाँ राघवेंद्र बोलिए। राघवेंद्र अनम्यूट कर रहा हूं, फिर से कर देता हूं अनम्यूट। क्वेश्चन था राघवेंद्र? सर वेव फ्रंट से थोड़ा थ्योरेटिकल डाउट था। हाँ पूछो सर मतलब जैसे लाइट रेज जब मतलब आगे जाता है तो वो उधर से टकरा के वापस आता है, जैसे वाईफाई सिग्नल्स होता है, मतलब ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। देखो वेव फ्रंट एक अज्यूम्ड कॉन्सेप्ट है, वेव अज्यूम्ड नहीं, वेव तो है ही, लेकिन हमने वेव फ्रंट एक हाइजीन का एक हाइजीन ने बोला कि वेव फ्रंट के फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। वेव फ्रंट को उन्होंने कहा वेवलेट्स, यानी वेव का एक टुकड़ा। तो बिल्कुल जब वेव भी होता है, वो कहीं हिट करता है, इंसिडेंट होता है, तो जाके रिफ्लेक्ट करता है। ये आपने वेव में पढ़ा होगा। नॉर्मल वेव भी देखो ना, एक पल्स होता है, मान लो एक पल्स लगा दिया और पल्स को आप हिट करते हो, तो पल्स जाता है और फिर पल्स अपने पाथ पे क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो वेव तो क्या होता है, वेव भी रिफ्लेक्शन शो करता है, जैसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट करता है वैसे वेव भी रिफ्लेक्ट करते हैं। बट स्टिल तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है तो बताओ, जो मैंने नहीं समझ पाया। नहीं जो हो गया कि एक और था सर, जैसे कि जो लाइट मतलब कि वो तो हमेशा वेव फ्रंट मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट टर्सरी में मतलब आगे बढ़ता चला जाता है, तो हाँ। कभी ना कभी उसका इंटेंसिटी तो कम होना चाहिए था। नहीं, तो कभी तो देखो वो तुम्हारा बात बिल्कुल सही है कि इंटेंसिटी का तो देखो सीधा हिसाब है। अभी तुम एक बात समझो मुझे, अभी हमने सोर्स का देखा था क्या कि दूर और पास करने पे इंटेंसिटी फर्क हो रहा था। यस वो तो इंटेंसिटी डिप्लीट करना ही करना है, कुछ नहीं कर सकते। दूर जितना रहेगा इंटेंसिटी उतना ही कम रहेगा। इसीलिए याद रखना कि इंटेंसिटी जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है? जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी अपने आप एटमॉस्फेयर में क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो इंटेंसिटी कम होता रहेगा, उसमें कोई नहीं। इंटेंसिटी का मतलब एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा, लेकिन वेव के वाइब्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या राघवेंद्र? इंटेंसिटी फर्क होने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड कम होना। क्लियर? दैट्स इट बच्चों, इसको एंड करते हैं क्लास को। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स एंड द क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।